Assalamu alaikum guys. I hope you are doing well. I am Muhammad Tayyib and today our topic is salient feature of US Constitution. US Constitution को हमने शुरू किया था, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री हमने स्टडी की थी. अगर आपने वो नई लेक्चर देखा तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आज से लेक्चर से हम उसको लिंक भी करेंगे. सैलेंट फीचर ऑफ US Constitution बेसिकली प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने एक जो है ना वो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को स्टडी किया था. ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर देखा तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि जो यूएस से है ना उसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया 4 जुलाई 1776 को. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्शन में लिखनी है. ठीक है, रिटन बाय थॉमस जेफरसन. उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब ये यूएसए ने इंडिपेंडेंट गॉड की डिक्लेयर किया खुद को इंडिपेंडेंट, तो फर्स्ट जो चीज़ थी ना वो यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा यूएसए का. तो फिर इन्होंने आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडेशन जो है ना वो एक ड्राफ्ट बनाया जिसको सभी स्टेट ने जो है ना अप्रूव किया. अब बेसिकली आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडेशन ये था कि एक जो है ना वो कॉन्फिडेशन स्टेट होगी और बाकी जो 13 स्टेट्स हैं ना वो इंडिपेंडेंट होंगी, फुली इंडिपेंडेंट थी. ठीक है, कॉन्फिडेशन में आपको पता ही है कि क्या होता है कि कॉन्फिडेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो बाकी जो प्रोविंसेस होते हैं, जो बाकी जो स्टेट्स होती हैं वो जो है ना उनके पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल. फेडरेशन में क्या होता है, जैसे कि पाकिस्तान की मगर आपको एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन. ठीक है, पाकिस्तान में फेडरल जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू प्रोविंसेस, जो 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में. ठीक है, अगर मैं इसको रिलेट करूं अमेरिका से तो अमेरिका में बेसिकली जो आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडेशन आया था, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडेशन आया था. ये 1776 के बाद जब आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडेशन आया था 1781 में, मैं तब की बात कर रहा हूं. ठीक है, अब उसमें ये हुआ था कि जो 13 स्टेट्स थी ना वो उनके पास जो है ना वो कंप्लीट पावर्स थी एज़ कम्पेयर टू फेडरेशन. ठीक है, फिर ये हुआ कि एक डिस्प्यूट राइज हो गया. अब डिस्प्यूट कैसे राइज हुआ कि जो स्टेट्स थी वो टैक्स नहीं थी पे करती. ठीक है, स्टेट्स जो थी जब फ़ॉरेन जो डीलिंग करनी होती थी या फ़ॉरेन किसी मामलात में जो है ना वो टेरिटरी साइन करनी होती थी तो स्टेट्स जो है ना वो अपनी असेंट शो नहीं थी करवाती, कुछ स्टेट करवाती थी, कुछ स्टेट नहीं थी करवाती. तो एक डिस्प्यूट राइज हो गया. ठीक है, फिर जो है ना फिलाडेल्फिया में एक कन्वेंशन जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ की गई. ठीक है, जिसमें जो है ना वो ये कहा गया कि जो आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडेशन है ना ये तो बेसिकली जो है ना वो फेल हो चुका है, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो उसको इस्टेब्लिश किया जाए. अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना ड्राफ्ट इस्टेब्लिश किया जाए. अब उस कन्वेंशन में 12 स्टेट्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. एक स्टेट ऐसी थी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया. रोड आइसलैंड बेसिकली वो स्टेट थी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया. ठीक है, अब उस कन्वेंशन में यही डिसाइड किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना ड्राफ्ट ऑर्गेनाइज़ किया जाए. ठीक है, और उसको फिर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बनाया जाए. अब इसमें बेसिकली ये हुआ था कि जब ये कन्वेंशन अरेंज की गई तो इसमें यही चीज़ें जो ना कॉन्स्टिट्यूशन के वाले से डिस्कस हुई. फिर इसके ऊपर 16 वीक जो है ना वो डिस्कशन चलती रही. ठीक है, और एट द एंड जो है ना वो 17 सितंबर 1877 को जो है ना वो बेसिकली एक साइन हो गया कि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये यूएसए पे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इसको इन्फोर्स करवाया जाएगा. अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट और रेटिफाई किया गया ना वो 21 जून 1788 को था. अब जो बेसिकली यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये इसको जो अडॉप्ट और रेटिफाई किया गया ना ये 21 जून 1788 को इसको अडॉप्ट और रेटिफाई किया गया, लेकिन इसको इन्फोर्स जो करवाया गया ना वो 7 मार्च 1789 जब रोड आइसलैंड ने कि जो स्टेट थी उसने इसको रेटिफाई किया तो इसको इन्फोर्स करवाया गया. मतलब कि आज का जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1789 को इन्फोर्स करवाया गया था और आज भी यूएसए में इम्प्लीमेंट हो रहा है. 200 साल से बहुत अर्सा गुजरने के बाद भी वो एज इट इज़ ही यूएसए में इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहते किसको हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कहते हैं कि जो आपको फंडामेंटल राइट्स बताए. ठीक है, कि आपके राइट्स क्या हैं, जो स्टेट्स और उसके आर्गन को गवर्न करने का, उसकी पावर्स, उसकी प्रिविलेजेस, उसकी इम्यूनिटीज़ का जो है ना वो सारा प्रोसेस बताए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, जुडिशरी के वाले से जो बताए स्टेट, क्योंकि इट्स अ ऑर्गन ऑफ स्टेट, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव, जुडिशरी. तो मैंने क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उसको कहते हैं जो आपको फंडामेंटल राइट्स के वाले से बताए, जो
जो स्टेट्स के आर्गन, ठीक है, जो वेरियस आर्गन हैं, 3 ही आर्गन है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, ये कैसे रन करेंगे, इसकी इम्यूनिटीज़ क्या हैं, इसकी प्रिविलेजेस क्या हैं, इनको क्या पावर्स दी गई हैं, ये सारा प्रोसीजर जो बताता है हमें, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये कहा था कि कंसिस्ट ऑफ दोज फंडामेंटल रूल्स विच डिटरमाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट द पावर एंड फंक्शन अमंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम इसकी कॉलोनियल लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इज़ अ सिस्टम ऑफ लॉ एंड रूल्स विच फॉर्मली स्टेट्स पीपल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का, वो हमें लॉ या रूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे जो है ना हम स्टेट और जो लोग हैं, ठीक है, उसके राइट्स और ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें, द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ नेशन और अ स्टेट दैट एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन और अपेरेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, डिफाइन द स्कोप ऑफ governmental sovereignty, power and guarantees individual civil rights and civil liabilities, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन थी। अब हम इसके आते हैं सैलिएंट फीचर पे कि यूएस के सैलिएंट फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सैलिएंट फीचर क्या है। ये बेसिकली डिफरेंट सैलिएंट फीचर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रीफ एंड सिंपल, रिजिड, पॉपुलर सोवरेनिटी, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सिस्टम ऑफ रिपब्लिक, स्पॉइल सिस्टम, बिल ऑफ राइट्स और ड्यूल सिटीजनशिप, ठीक है। ये इसके सैलिएंट फीचर हैं जिनको हम फर्दर नेक्स्ट जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल के साथ, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि ये इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और डेट वाज इन फोर्स इन 1789 एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 7 आर्टिकल्स, ठीक है। इसके बेसिकली 7 आर्टिकल हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 1789 को ये इन्फोर्स करवाया गया था। जो 7 आर्टिकल हैं उसमें सबसे जो पहला आर्टिकल है वो लेजिस्लेशन के वाले से हमें बताता है, दूसरा आर्टिकल एग्जेक्टिव के वाले से हमें बताता है, थर्ड आर्टिकल जो है वो जुडिशरी के वाले से हमें बताता है, ठीक है। फोर्थ आर्टिकल जो है ना वो स्टेट्स की पोजीशन के वाले से बताता है। फिफ्थ आर्टिकल अमेंडमेंट्स, इसमें आर्टिकल 4 जो है ना बेसिकली हमें स्टेट की पोजीशन के वाले से बताता है। आर्टिकल 5 में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है, अमेंडमेंट कैसे की जाएगी किसी भी लॉ में, ठीक है। नेचुरल पावर्स के वाले से बताता है और उसके बाद जो है ना रेटिफिकेशन का प्रोसीजर जो है ना हमें आर्टिकल 7 बताता है। तो ये बेसिकली 7 आर्टिकल हैं, ठीक है। इसके जो है ना नेक्स्ट जो है ना सेक्शन हैं, ठीक है, 7 आर्टिकल और उसके कुछ सेक्शन हैं जो कि इस जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ये बेसिकली मैक्सिमम भी जो है ना वो 10 से 11 पेज का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और ये रिटन फॉर्म में मौजूद है, सही है। सेकंड इसका जो फीचर ये है, ये ब्रीफ और सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके मैक्सिमम 8 या 9 जो है ना वो इसके पेजेस हैं, ठीक है। मैक्सिमम भी जो है ना वो 4500 वर्ड्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम भी अगर हम हार्डली भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम भी कर दें तो 600 वर्ड्स पे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो पाया जाता है रिटन फॉर्म में, ठीक है। और इसमें बिल ऑफ राइट्स वगैरह भी जो है ना वो बाद में अमेंडमेंट्स हुई, जो 10 अमेंडमेंट्स हुई, 27 अमेंडमेंट्स इसमें हो चुकी हैं। 10 अमेंडमेंट्स जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुई थी वो जो है ना 1791 को हुई थी। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करवाया गया वैसे ही जो है ना वो एक बिल ऑफ राइट्स के वाले से कमेटी बनाई गई, ठीक है, और जो है ना वो अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ना वो हमें फर्स्ट टाइम जो है ना वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ही पाया गया। जो पूरे वर्ल्ड वाइड के अगर मैं डिस्कस करूँ, जो वर्ल्ड वाइड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। उसके बाद आता है जी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कैसे पता चलता है एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? दो ही है ना ऑप्शन, एक तो रिजिड होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हम कैसे अंदाज़ा करते हैं? बेसिकली उसका अमेंडमेंट का प्रोसीजर, ठीक है, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होती है। अगर मैं यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। यूके का हमने जब अमेंडमेंट का प्रोसीजर पढ़ा था तो हमने कहा था कि वहाँ पे जो है ना वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी वे में अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वेज में जो है ना वो आप अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो। इसी वजह से आज 200 साल का अबव अरसा गुजरने के बावजूद भी 27 अमेंडमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। और 27 में से जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं वो तो पहले 2 साल में हो चुकी हैं। मतलब जो 200 साल से अबव अरसा गुजरने में सिर्फ 17 अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है। और 17 अमेंडमेंट्स भी जो है ना वो स्लेवरी के वाले से हुई हैं। यही जो है ना ज़्यादातर अमेंडमेंट्स जो है ना वो टैक्स और स्लेवरी के वाले से हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 प्रोसीजर हैं इसमें अमेंडमेंट्स के वाले से, ठीक है। 2 स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप जो है ना वो कांग्रेस के थ्रू ही अमेंडमेंट करवाएं, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आप स्टेट के थ्रू जो ना अमेंडमेंट्स करवाएं। जो 15 स्टेट्स हैं ना, 50 स्टेट्स हैं, उनके थ्रू अमेंडमेंट्स करवाएं।
पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये हम चीज़ें अमेंडमेंट्स में, जब हम लेजिस्लेशन में या अमेंडमेंट का प्रोसेस पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई बिल जो है ना वो अमेंडमेंट के हवाले से, जब भी कोई बिल प्रपोज किया जाता है, ठीक है, प्रपोजल के हवाले से, ठीक है, अगर मैं आपको पाकिस्तान की में इसको रिलेट करके बताऊँ, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, तो मैं इसके रिलेट करके, जब भी कांग्रेस में कोई बिल प्रपोज किया जाता है तो उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बिल जब प्रपोज किया जाता है, ठीक है, तो फिर वो कमेटी के पास चला जाता है, कमेटी उसको बैठ के जो है ना वो डिस्कशन करती है, कमेटी डिस्कशन करने के बाद वो सीधा बिल जो है ना वो पार्लियामेंट में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर रीडिंग होती है और रीडिंग के बाद जो है ना वो फिर वोटिंग होती है और फिर वो नेक्स्ट जो हाउस में चला जाता है, नेक्स्ट हाउस में भी सेम डिस्कशन होती है और फिर वो प्रेसिडेंट के पास असेंट पे चला जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रपोजल के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। जब वो प्रपोजल के लिए 2/3 मेजोरिटी हो चुकी है, 2/3 जो है ना वो कांग्रेस ने पास कर लिया है, ठीक है, सेनेट ने और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से वो पास हो चुका है 2/3 मेजोरिटी के साथ। 67% जो है ना मेंबर्स ने उसको पास कर दिया। फिर वो नेक्स्ट जो है ना वो आएगा रीडिंग की तरफ, फिर उसके ऊपर रीडिंग होगी, डिस्कशन होंगी, ठीक है। डिस्कशन के बाद जो है ना वो फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। 3/4 मेंबर जो है ना वो कांग्रेस के उसके ऊपर वोट कास्ट करेंगे, 3/4, ठीक है। पाकिस्तान में जो है ना वो प्रोसीजर ये है कि जब रीडिंग्स होती हैं, फाइनल हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन जो है ना वो अमेरिका में 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि 75% जो है ना वो कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो उसके फेवर में वोट कास्ट करते हैं। देन फिर उसको जो है ना वो बिल जो है ना वो फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाता है। ये बेसिकली एक स्टेप था। दूसरा स्टेप जो है ना वो ये फॉलो किया जाता है, ये बेसिकली एक दफ़ा ही स्टेप फॉलो किया गया है, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टेप है ना वो कांग्रेस का ही फॉलो किया जाता है। दूसरा स्टेप बेसिकली ये होता है कि स्टेट के पास जाता है, जो 50 स्टेट्स हैं ना उनके पास जाता है। एक स्टेट के पास गया, दूसरी स्टेट के पास गया, तीसरी स्टेट के पास गया, वो उस पर अप्रूवल देती हैं, ठीक है। 67% स्टेट जो है ना अगर उसके ऊपर अप्रूवल दें तो फिर वो जो बिल है वो प्रपोज होता है। बिल सिर्फ प्रपोज हुआ है, ठीक है, अभी वो बिल पास नहीं हुआ, अभी वो बिल असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास नहीं गया, सिर्फ प्रपोज हुआ है। 67% स्टेट्स अगर उसको ऊपर जो है ना वो 7 अपने जो है ना वो कंसर्न शो करवाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर रीडिंग होती है, उसके बाद डिस्कशन होती है, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि जो है ना वो कौन सी अमेंडमेंट्स लेके आनी है, किस सेक्शन में अमेंड किया जाएगा, वो सारा कुछ होता है, ठीक है। फिर वोटिंग होती है स्टेट्स की, फिर वो बिल जाता है सभी स्टेट्स के पास, जो 50 स्टेट्स हैं। फिर वो सभी स्टेट्स में से जो 3/4 स्टेट है, यानी कि 3/4 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 75% स्टेट्स फिर उसकी फेवर में अगर वोट कास्ट करती हैं, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो अभी खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उसको प्रपोज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसको प्रपोज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, फिर उसकी जब वोटिंग होनी है उसके लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 70% वोट चाहिए। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। उसके बाद पॉपुलर सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 2A में क्लियरली डिफाइन है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, ठीक है। यहाँ पे जो यूएसए है, यहाँ पे सोवरेनिटी जो है ना वो लोगों के पास है, ठीक है। रिपब्लिकन का कॉन्सेप्ट है, लोग ही इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल डू ऑर्डेन एंड एस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सारी चीज़ें, सारी पावर्स जो है ना वो लोगों के पास है, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, कांग्रेस है, ठीक है। पाकिस्तान में हम पार्लियामेंट कहते हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट, वहाँ पे कांग्रेस का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट 2 हाउस हैं, ठीक है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम लोअर हाउस कहते हैं, उसके 435 मेंबर्स हैं और ये बेसिकली जो है ना वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन पे। अगर तो एक पॉपुलेशन की, एक स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से हम जो है ना वो मेंबर्स भी जो है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेंबर्स भी वहाँ से हम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे 1 या 2 मेंबर वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आता है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर इनका सेपरेट होता है। आर्टिकल 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का वो डील करता है जी लेजिस्लेशन के वाले से, ठीक है। लेजिस्लेशन 2 हाउस हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सेनेट, ठीक है। लोअर हाउस को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उसके बाद आता है सेनेट। सेनेट में 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 सेनेटर्स हैं। 2 मेंबर जो है ना वो सभी स्टेट से हैं,
मैंने पहले कहा था 50 स्टेट्स है ना, 2 मेंबर एक स्टेट से, 2 मेंबर दूसरी स्टेट से, तो टोटल 50 मल्टीप्लाई बाई 200, तो ये बेसिकली 100 मेंबर जो है ना वो सेनेट में इस टाइम जो है ना वो होते हैं, और जो है ना वो 2 स्टेट से एक स्टेट से 2 मेंबर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 435 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, सेनेट के 100 मेंबर, तो ये टोटल जो कांग्रेस के मेंबर होते हैं वो 535 मेंबर होते हैं, क्योंकि कांग्रेस में 2 हाउस आते हैं ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सेनेट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, जब डिटेल से डिस्कस करेंगे लेजिस्लेशन प्रोसीजर को, तो हम उसमें भी डिस्कस करेंगे कि सेनेट जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अपर हाउस ज़्यादा पावरफुल है। आप सिर्फ यूएसए में ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे, या कोई एक और स्टेट में आपको ऐसा, 1-2 और स्टेट में ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जहाँ पे जो अपर हाउस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में लोअर हाउस, यूके में लोअर हाउस, डिफरेंट स्टेट्स में जो लोअर हाउस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो अपर हाउस ज़्यादा, जो सेनेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में सेनेट, आपको पता ही है सेनेट के पास क्या पावर है, फाइनेंशियल बिल ही नहीं ओरिजिनेट कर सकता, उसमें कोई अमेंडमेंट्स ही नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। यूके में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस किया था कि यूके में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है एज सच, ठीक है। सारी पावर ही प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो सॉवरन, अगर हम डिस्कस करें कन्वेंशन को, पार्लियामेंट एक्ट को देखें, तो उन्होंने कहा कि सॉवरन किंग है, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज जो सारी पावर करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेशन के मामला में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, एग्जेक्टिव के मामला में भी प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी में भी वो इंटरप्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का एज सच कोई कॉन्सेप्ट हमें यूके में नहीं मिला, यूके में बिल्कुल है भी नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, लेकिन जो यूएस से है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 1 लेजिस्लेशन की बात करता है, आर्टिकल 2 एग्जेक्टिव की बात करता है, आर्टिकल 3 जुडिशरी की बात करता है। कांग्रेस जो है ना वो लेजिस्लेशन के मामला में दखलंदाजी नहीं दे सकती, एग्जेक्टिव कांग्रेस के मामला में दखलंदाजी नहीं दे सकती, जुडिशरी जो है ना वो किसी भी मामला में दखलंदाजी नहीं दे सकती, लेकिन चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर हर जगह पाया जाता है, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर पाया जाता है। अब चेक एंड बैलेंस बेसिकली ये होता है कि एग्जेक्टिव ने लेजिस्लेशन पे चेक एंड बैलेंस करना है, लेजिस्लेशन ने जुडिशरी पे चेक एंड बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये एक वाइस वर्सा है, ठीक है। तो जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी पाया जाएगा, ठीक है। अब कैसे पाया होता है चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट यूएसए में? देखिए, प्रेसिडेंट के पास जब बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको वीटो कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड की है, डेथ पेनल्टी की बात की, तो प्रेसिडेंट उसको माफ़ भी कर सकता है, पार्डन, ग्रांट पार्डन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने अमेरिका से लिया था, आर्टिकल 45 जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी पार्डन की बात ही करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से लिया था, तो यूएसए में भी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें, लेजिस्लेशन अगर कोई लॉ ऐसा बना देता है, या अगर कोई प्रेसिडेंट कोई अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म कर देता है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना वो जुडिशरी को पावर दी गई है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। उसके बाद जो सेनेट है, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट करती है जजिस की, तो सेनेट के पास भी एक चेक एंड बैलेंस का सारा जो है ना वो प्रोसेस जो जुडिशरी के वाले से है, ठीक है। जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट था वो मरबरी वर्सेस मेडिसन केस है 1803 का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ये केस को भी। तो ये केस आपके एग्जाम में भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये ध्यान से ज़रूरत केस ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिकली वो इसी केस से आया है। उसके बाद फेडरल सिस्टम है, ठीक है। फेडरेशन है, एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्टिकल 1 जो है, फेडरल गवर्नमेंट है जुरिस्डिक्शन ओवर 18 मैटर्स। आर्टिकल 1 कहता है कि जो लेजिस्लेशन के वाले से है कि 18 मैटर पे जो है ना वो फेडरल की जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। बाकी जो है ना वो रेजिड्यूसरी पावर जो है ना वो स्टेट्स को दी गई हैं, जो 50 स्टेट्स हैं उनको बाकी पावर्स जो है ना वो दी गई हैं, उसके ऊपर वो ऑटोनोमस स्टेट्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 50 जो है ना वो ऑटोनोमस स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल है वो फेडरेशन है, चूँकि वो सेंट्रल स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू 15 स्टेट्स, लेकिन वो भी ऑटोनोमस है, ठीक है। वो अपनी स्टेट्स जो है, और यहाँ पे ये एक और कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको बहुत नहीं पाया जाता, ठीक है, कि जो स्टेट्स हैं ना 50, वो भी लेजिस्लेशन करती हैं, उनके अपने लॉज हैं, ठीक है, लेकिन वो लॉ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते लैंड लॉज से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना वो वहाँ पे है कि मतलब स्टेट्स के अपने भी लॉज हैं, लेकिन बस ये चीज़ है कि स्टेट के जो लॉज हैं ना, जो 50 स्टेट्स के लॉज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने चाहिए। तो स्टेट्स के अपने लॉज हैं। और एक और चीज़, जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में एक प्रोविंस की
हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, हाई कोर्ट। उसके बाद हम किधर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे जो है ना वो बेसिकली हर स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जो फेडरल कोर्ट है ना बेसिकली यूएसए में, वहाँ पे सिर्फ वही मैटर आते हैं जो कि अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो गया स्टेट के दरमियान, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस है। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। मैं उसको बताता हूँ कि आपने नेशनल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में आप क्या करते हैं कि आप एक एमएनए को वोट कास्ट करते हैं, वो नेशनल असम्बली में जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे जाकर जो है ना वोटिंग होती है, जो पार्टी जीतती है वो अपना जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इलेक्ट कर लेती है, ठीक है। यूएसए में क्या होता है कि आपको पता होता है ये बंदा प्रेसिडेंट है, ठीक है, और आपने इसको वोट कास्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और 4 ईयर के लिए इसका टेन्योर होता है, ठीक है। हर 4 साल बाद जो है ना वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। इसके बेसिकली ये है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो असम्बली डिसॉल्व कर सकता है। रिपब्लिकन है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ना जो है बेसिकली जो स्टेट्स है बेसिकली वो पीपल्स के राइट्स को, लोगों के राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सुप्रीम जो है ना वो पीपल ही है, सही है। जो सुपरमेसी है ना वो लोगों की हुई है। बिल ऑफ राइट्स के हवाले से है, मैंने जैसे कि पहले कहा कि पहले जो 10 अमेंडमेंट्स थी वो बिल ऑफ राइट्स के हवाले से थी, ठीक है। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाता है। रिलीजन को, असम्बली को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक जो है ना वो यूएसए की सिटीज़न है और एक जो पर्सन जो है ना वो जिस भी स्टेट में रह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टेट में रह रहे हो तो आपकी उस स्टेट की भी सिटीजनशिप है और आपकी जो है ना वो यूएसए भी की सिटीजनशिप है। दो जो है ना वो ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं इसको रिलेट करूँ पाकिस्तान के साथ, तो अगर मैं पंजाब में रह रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ, चाहे मैं पंजाबी हूँ या बलोची हूँ या सिंधी हूँ या पठान हूँ, केपीके से हूँ, तो मेरे पास एक ही नेशनलिटी है, वो है पाकिस्तान की, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे आपको पास यूएसए की भी नेशनलिटी है और आप जिस स्टेट में रह रहे हो उसकी भी नेशनलिटी है। और उसके बाद यहाँ पे स्पॉइल सिस्टम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वाले से ये ज़रूर समझिएगा। स्पॉइल सिस्टम बेसिकली ये होता है कि एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, ठीक है, उसने अपनी कबीना बनाई, सही है, अपने लोग लेके आया और उसने जो है ना वो सारे जो भी उसके पास पावर थी उसने उसको एक्सरसाइज किया। जब 4 साल ख़त्म हो गए तो वो सारी कबीना ख़त्म हो गई, ठीक है। पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में जो है ना वो जो मेंबर होते हैं ना नेशनल असम्बली के, वो उस उधर से ही प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो अपनी कबीना बनाता है, अपनी कैबिनेट बनाता है, ठीक है। यूएसए में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएसए में प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से कबीना बना सकता है, ठीक है। और वो कबीना जो है ना वो 4 साल के लिए होती है। किसी को भी जो है ना वो अपनी कैबिनेट का मेंबर लगा सकता है। वो 4 साल के लिए कबीना होती है और वो जैसे ही जो है ना वो 4 साल ख़त्म हो जाते हैं, उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, वो कबीना भी सारी ख़त्म हो जाती है। वो सारा फिर जब नया प्रेसिडेंट आता है वो सारी अपनी नई कबीना बनाता है, ठीक है। तो ये एक सारा सिस्टम है, स्पॉइल सिस्टम है यूएसए में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसके सैलेंट फीचर पढ़े। इसके वाले से जो नोट्स हैं वो आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कंक्लूजन एट द एंड यही है कि इसका यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन टोटली डिफरेंट है यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। बेशक ये ब्रिटिश जो है ना वो यूके की कॉलोनी भी रह चुकी हैं, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है इसको कंप्लीट, लेकिन फिर भी इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटली जो है ना वो डिफरेंट है यूके से, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो है ना वो लेजिस्लेशन और जुडिशरी और प्रेस जो एग्जेक्टिव के वाले से बताया गया है, ठीक है। सुपरमेसी इंडिविजुअल्स की सुपरमेसी होगी पीपल्स की, ठीक है, जो सिटीज़न है वहाँ पे यूएसए के, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ हॉर्स एंड बगी अफेयर प्रोजेक्ट इन अ मॉडर्न ईरा, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और बेसिकली जो है ना वो यूएसए में इम्प्लीमेंट हो रहा है। 200 ईयर अबव हो चुके हैं इसको एज सच इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसमें 27 अमेंडमेंट्स हैं। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं। चले जल्द नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा दो में रखिएगा।